शुरू करें। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए यहां से हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या सिद्धांत है समझिएगा। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क, ढांचा, सिस्टम, जिसमें हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ते हैं, बांटते हैं कि भैया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये इसके हेड हैं, ये इसके नीचे काम करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है, चलो बच्चे रीड करो। ऑब्जेक्टिव क्या मतलब हुआ, कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, रीड कीजिए। हाँ सेट गोल, आप लोग समझ पाए? कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं समझ पाए। ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के वर्क को, हर किसी को इस तरीके से पावर दो कि वो काम जिस फेवर में हो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जाए। मतलब हर लोगों के काम को ऐसे बांटो, पावर को ऐसे बांटो, जिम्मेदारियों को ऐसे बांटो कि एफर्ट एक ही दिशा में लगे, एक डायरेक्शन में लगे और गोल अचीव कर लिया जाए। एग्जांपल, मार्केटिंग वाली टीम किसके लिए मार्केटिंग कर रही है, तो कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। सेल्स वाली टीम ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है, ओके। फाइनेंस वाली टीम फंड कलेक्ट कर रही है, प्रोडक्शन वाली टीम बेहतर गुड्स बना रही है। अब सोचो, प्रोडक्शन वाली टीम अपने लिए अच्छा करना चाह रही है कि भैया मैं टॉप में रहूं, मार्केटिंग वाली टीम अपनी टीम का बेहतर कर रही है। लेकिन सोचो जब सब लोग बेहतर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली किसका अच्छा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि फाइनेंस वाली टीम फाइनेंस अरेंज कर रही है, प्रोडक्शन वाली टीम बेहतर प्रोडक्शन कर रही है, मार्केटिंग वाली टीम बेहतर मार्केटिंग कर रही है, और सेल्स वाली टीम बेहतर सेल्स कर रही है। अब तुम सोच मेरे भाई, सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा, इसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या जिबुतरू लोग, दिमाग में गया है ना? एग्जाम्पल ले लो, मैं अपने इको को आपको चाह रहा हूं अच्छे से बेस्ट करा दूं, एक एक नोट लिख देते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं कि इको में हम आपको 80 पार करा दे। मैथ्स वाले सर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, लॉ के सर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अकाउंट्स के सर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हर लोग अपने पेपर में बेस्ट कर रहा है। लेकिन देखो अल्टीमेटली जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट हो जाएगा। कोचिंग के लिए सेम चीज। आगे बढ़े। जानते हो घर में भी ऐसा होता है, जब परिवार के हर बच्चे अपने को सेटल करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली परिवार बेहतर हो जाता है। तो सबने खुद के लिए किया और फाइनल बेनिफिट गोज टू द फैमिली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, परिवार, अगर हम उसको एज ऑर्गेनाइजेशन देखें तो। चल भाई नेक्स्ट पॉइंट। भैया स्पेशलाइजेशन कैसे होगी, अब समझिए। तो कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो बेसिक फंडा है, प्रिंसिपल है, वो स्पेशलाइजेशन पर है। कैसे, आप सोचो, आपने मार्केटिंग का काम पूरी मार्केटिंग की टीम को दे दिया, जाहिर सी बात है ना उनका स्पेशलाइजेशन किस में है, मार्केटिंग में। अब भैया चाहे वो सच बोल के बेचे या झूठ बोल के बेचे, है ना, शैम्पू की कंपनियों को ले लो, ये शैम्पू लगाओ काले लंबे घने बाल पाओ, भैया वो कितना काला लंबा घना होगा वो वक्त बताएगा। मार्केटिंग तो हो रहा है, ये शैम्पू लगाओ दो बूढ़े बाल ना पाओ, ये शैम्पू लगाओ डैंड्रफ खत्म, फलाना ठिकाना। स्पेशलाइजेशन, हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग अलग डिपार्टमेंट को तोड़ देते हैं उनके उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। सेल्स वाली टीम को भैया एक्सपर्टीज है सेल्स करने में, कैसे भी हो चूना लगा के बेच ही देगा। आप देख लीजिए आपके सामने एक माचिस का डब्बा टंगा हुआ है एसी। हाँ, सर को कितना बढ़िया से मोटिवेट करके ये बेचा था, और एक नहीं दो, उस ब्रांच पे भी इस ब्रांच पे भी। तो लास्ट में हम रिजिड होके बोले कि नहीं इस कंपनी का लीजिएगा, तो देखिए उस क्लास में लगा हुआ है,
इतना कबाड़ होने के बाद भी आज भी वो काम कर रहा है। सोचिए कोरोना में 2 साल ठप रहा, ये तो भैया 6 महीना के बाद ही नाक में दम कर दिया था। मार्केटिंग, इतना अच्छे से मार्केटिंग किया था इस कंपनी ने कि सर मोटिवेट होकर 2 लेकर आए। और वो भी सबसे यूनिक बात जानते हैं, टाटा के प्रोडक्ट से महंगा है वो। हाँ, ये सर 54,000 में उठाए थे उस समय, और वो सिर्फ 40,000 का प्रोडक्ट था उस क्लास वाला एसी। और आज देखिए दम भर चलता है वो। और इसको देखिए मार्केटिंग, इतना बढ़िया मार्केटिंग किया ना कि सर एकदम हाईली इंप्रेस्ड होकर 2-2 उठा लिए, और बाद में पता चला दोनों माचिस के डिब्बी ले आए। तो सर की गलती नहीं है, उसका मार्केटिंग ही इतना तगड़ा था कि दिमाग घूम गया। वो किसी का भी घूम सकता था। हाँ हाँ, अब गंजा को भी कंघी बेच देना तो कला है ना सर। कि आज नहीं तो कल होगा सर, उम्मीद रखिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। भैया अब गया, अब थोड़ी उम्मीद है, आगे बढ़े। तो दूसरा सिद्धांत क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन का। तीसरा कोऑर्डिनेशन। सर आप जब ऑर्गेनाइजेशन को बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं, अलग अलग पोस्ट बांटते हैं, तो हर एक टीम को एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर दीजिए और इनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या कर दीजिए, बेहतर कर दीजिए। आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन है ना, थाना इन्फॉर्म कर रहा है डीएसपी, डीएसपी इन्फॉर्म कर रहे हैं एसपी, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने हायर अथॉरिटी एसएसपी। इस तरह से सीक्वेंस है, एक चैनल है कोऑर्डिनेशन, है ना। सारे टीचर्स रिजल्ट बनाकर देते थे क्लास टीचर्स को, क्लास टीचर हैंड ओवर करते थे, स्कूल की जो एग्जामिनेशन टीम होती थी, एग्जामिनेशन हेड होते थे, वो प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करते थे। कोऑर्डिनेशन है ना सर, काम को ऐसे बांटा गया है कि हर इंसान दूसरे इंसान से बात करेगा, चीजों को हैंड ओवर करेगा। कोऑर्डिनेशन। आप जब एक रेस्टोरेंट जाते हो वहां भी कोऑर्डिनेशन है। आप जैसे बैठते हैं, वेटर भाई साहब आते हैं, आपसे ऑर्डर लेकर जाते हैं, है ना, वो ऑर्डर मैनेजर तक पास ऑन होता है, फिर वहां से शेफ के पास हो जाता है। अगर किसी को किसी से बात करने का दिल ना भी हो फिर भी बात हो रहा है। कोऑर्डिनेशन यार, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, है ना, क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। भैया किसका पावर है, इस डिसीजन को कौन ले सकता है, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो क्योस हो जाएगा, सर फड़ौल हो जाएगा संस्था में। सोनाली और सलोनी अगर दोनों एक जगह रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको नहीं लगता मारपीट तय है, एकदम तय है। तो भैया क्लियर करना होगा कि कौन डिसीजन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। समझे, स्केलर चेन के बारे में बता रहा है। हाँ बिल्कुल, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आइए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, वेरी गुड। पावर उतना ही दीजिए जो जिम्मेदारी के बराबर हो। अगर सर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा पावर दे दिया तो भी मिसयूज होगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम पावर दिया तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो हमेशा कहा जाता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मैनेजरियल स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का। क्या जी बच्चे सोचो ना, तो तुम काम दिए और पावर नहीं दिए, या पावर कम दिए, क्या वर्क होगा? या जिम्मेदारी, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा पावर दे दोगे, तुमको नहीं लग रहा है वो मिसयूज करेगा, वो गलत करेगा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस उठाएगा सोसाइटी का, अपने एम्प्लॉइज का, अपने यहाँ के लोगों का, है ना। बिल्कुल। एफिशिएंसी, क्या बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी यार, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क है, काम है। चलिए आगे चले, एफिशिएंसी देखिए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड इनेबल द एंटरप्राइजेस। कैसे दोस्त, एफिशिएंसी बढ़ जाती है दोस्त जब आप काम को बांट देते हैं ना, और वो इंसान लगातार उसी काम को, अब सोचो ना दोस्त, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही काम को कर रही है, वो दोस्त उसमें एकदम खिलाड़ी हो जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
प्रोडक्शन करते करते उसकी अपनी एक्सपर्टीज आ जाएगी, है ना। लोग कॉस्ट कम हो जाएगा ना सर, वो अब सीख गई है कम से कम लागत में प्रोडक्शन करना, कॉस्ट को कम करना, मार्केटिंग टीम की अपनी एक्सपर्टीज आ चुकी है, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। चलिए, हाँ, कहता है डिसीजन शुड बी मेड एट द लोएस्ट कॉम्पिटेंट लेवल, तो डिसीजन लास्ट तक जाना चाहिए। अलग बात है कि लोअर लेवल को हम छोटा डिसीजन देंगे, मिडिल लेवल को उसी हिसाब से देंगे, और जो बड़े डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल लेती है। सोचो ना दोस्त, एक कंपनी कब नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ये डिसीजन लोअर लेवल लेगा मैनेजमेंट का, नहीं हायर लेवल लेगा। लेकिन लोअर लेवल पे किस तरीके से काम होगा ये सुपरवाइजर देखेंगे कि सीईओ देखेगा जी? लोअर देखेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि पावर सब तक पहुंचना चाहिए, डिपेंड करता है किस तरीके का काम है। एग्जाम्पल, आपने साफ सफाई का काम दे दिया एक टीम को, पियून को, अब भैया ये सीईओ बताएंगे कि तुम पहले झाड़ू किधर लगाओ, पहले पूछा किधर लगाओ। आपकी जिम्मेदारी है हाइजीनिक क्लीननेस को मेंटेन रखना, भैया कैसे रखेंगे आप कीजिए, तो ये डिसीजन उनका होगा ना। वो कौन सा लिक्विड यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक लिक्विड, वो डिटॉल लाएंगे कि सावलॉन लाएंगे, ये डिसीजन टॉप लेवल लेगी, नहीं ना। तुम ये बताना चाह रहे ना बेटा, अथॉरिटी डेलीगेट होनी चाहिए, हर किसी को फैसला लेने का अधिकार हो, लेकिन उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली, उनके रुतबे के अकॉर्डिंगली। सिंपल। नेक्स्ट टॉप, यूनिटी ऑफ कमांड, ईच पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू अ सिंगल सुपीरियर। भैया पता होना चाहिए कि हमें किनको जवाब देना है, हम किसके अंदर काम कर रहे हैं। एक ही साथ अगर हमको 10 लोग ऑर्डर देगा तो हम किसका काम करेंगे जी? हमको पता होना चाहिए ना कि हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, हम अकाउंटेबल किसको हैं। एसएचओ को जवाब देगा ना, सिपाही जो थाने में सिपाही हैं उन्हें किन से डील करनी है, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से नहीं, उनके एसएचओ से। भैया वो डील करेंगे अपने ऊपर, तो क्लियर पता होना चाहिए कि हमें किन से डील करना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सबऑर्डिनेट, हाँ, कहने का मतलब सर कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक दायरा होना चाहिए। एक इंसान ओवरऑल कितने लोगों को कंट्रोल कर पाएगा, 6 माइंड्स, है ना। तो उसी तरह से सीक्वेंस बना दी जाती है भैया। एक टॉप है, उसके अंदर 6 सबऑर्डिनेट है, 3 है, फिर उनके अंदर और नीचे लोग काम कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज टूटा हुआ है। एक फैक्ट्री में क्या एक ही सुपरवाइजर होता है? नहीं। एक ही फॉरमैन होते हैं? नहीं सर। अच्छा, फिर सब सुपरवाइजर मिलकर एक आदमी को इन्फॉर्म करते हैं, सब फॉरमैन मिलकर एक आदमी को इन्फॉर्म करते हैं, है ना, फिर वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं। तो एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्त, ऑर्गेनाइजिंग के टोटल कितने सिद्धांत हैं? 11। पहला, कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड, एफिशिएंसी, डेलीगेशन, हाँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये कम्युनिकेशन अभी जस्ट ऊपर आप पढ़े ही हैं, ये उसी का पार्ट है। और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए आप खुद से ये दोनों पॉइंट एक बार रीड कीजिए तो। बोलिए, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो? नहीं ना। टोटल कितने प्रिंसिपल हैं? 11। एक बार, पहला, इसका क्या मतलब हुआ? कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्ट्रक्चर को कैसे बांटना चाहिए? ऐसे बांटना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट जब अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, है ना। एग्री होगा कि नहीं होगा? सोचो,
जैसे मैं एग्जांपल, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स है, लॉ सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ पढ़ाना है, मैथ्स वाले सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ्स पढ़ाना है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, लेकिन जब सब लोग अपने काम को पूरा कर देगा तो किसकी काम हो जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन की काम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्पेशलाइजेशन। कैसे स्पेशलाइजेशन होगा? ऑब्वियसली आप वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, वर्क को बाइफरकेट कर रहे हैं, एक ही काम को करते करते क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। थर्ड कुमकुम। नेक्स्ट, चलो देवो अगला बताओ, सॉरी देवो एब्सेंट है। हाँ आयुष, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वेरी गुड, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डेलीगेशन का होना बहुत जरूरी है। अलग बात है दोस्त, पावर छोटा ही हो, लेकिन पावर एक ऐसी चीज है ना जो इंसान के अंदर एक फीलिंग लाती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लगता है अपनापन जैसा, मैं इस एम्प्लॉय का पार्ट हूं। नेक्स्ट, हाँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 9 नंबर पॉइंट वीवीआई है दोस्त, उसको तुम दिमाग में बिठाओ, वहां से बहुत बार क्वेश्चंस आए। तो आगे चले हम लोग, क्या कोई दिक्कत? जानते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो पार्ट में बेसिकली बाइफरकेट है, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। सर फॉर्मल का क्या मतलब है, इनफॉर्मल का क्या मतलब है, ये सभी चीजों को समझते हैं। चलो कुमकुम देवी शुरू करो। टॉप मैनेजमेंट। सुनिए, फॉर्मल का मतलब क्या है? जहां फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी हो, जहां साफ साफ बताया गया हो किसका कौन सा पोस्ट होगा, किसका क्या वर्क होगा, किसकी कितनी जिम्मेदारियां होंगी, किसकी कितनी मर्यादा है, किसका क्या पोजीशन है। एक एक फंक्शन, मार्केटिंग की टीम मार्केटिंग करेगी, प्रोडक्शन की टीम सिर्फ प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन की टीम मार्केटिंग में नहीं बोलेगी, और मार्केटिंग की टीम प्रोडक्शन में नहीं बोलेगी। और ये सब कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? टॉप, है ना? चलो नेक्स्ट। हाँ, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ड बाय, क्या रियलाइज करने के लिए? ऑब्जेक्टिव। हाँ, बाउंड बाय रूल सिस्टम एंड प्रोसीजर। आगे, कैरिंग आउट। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना बच्चे, सिस्टम सिंपल रूल होता है, हर किसी को क्लियरली जिम्मेदारी दे दी गई है, हर किसी के पावर को क्लियरली बता दिया गया है, किसको क्या परफॉर्म करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन किसको जवाब देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे आंसर मांगेगा, ये क्लियर। ये नहीं कि पता चला जूनियर सीनियर से आंसर मांग रहे हैं, क्या बॉस क्यों नहीं काम हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। चलो रुको रुको रुको, अब हम लोग क्या देख लें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइए देखते हैं इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ। डज नॉट अपीयर एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मतलब पता ही नहीं है कौन सीनियर कौन सबऑर्डिनेट, सब लोग बराबर है, सब लोग दोस्त यार जैसा बात कर रहे हैं, फैमिली की चीजें शेयर कर रहे हैं, पर्सनल चीजें शेयर, दोस्ती। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आप फ्रेंडशिप ले लो, है ना? आप अभी अपने क्लास में देख लो, सब लोग इनफॉर्मल, कोई हंसी मजाक हो जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तो इनफॉर्मल में कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं होती, मतलब कौन सीनियर कौन सबऑर्डिनेट। आप लोग देखते होंगे फ्रेंडशिप में जरूरी नहीं सब लोग बराबर उम्र के हों, कभी कभी ज्यादा छोटा और ज्यादा उम्र भी होता है। ओके, जैसे हमारे फ्रेंडशिप टीम में एक दो भैया हैं जो बड़े हैं, लेकिन तब भी वो दोस्ती वाले टीम में, ठीक है, हंसी मजाक होती है। तो कोई फॉर्मल चार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। आप जब ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे ना, तो हो सकता है वहां सीनियर भैया दीदी हो, एक सर्टेन टाइम के बाद सब लोग फैमिलियर हो जाएंगे। जब आप जॉब करने जाएंगे ना, हो सकता है आप अपने जो सीनियर होंगे उनको भी नाम लेकर बुलाएंगे, वो आपको नाम लेकर बुलाएंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद वो भैया दीदी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जब आप लोग एकदम फ्रेंडली हो जाएंगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? चलो, कहता वर्किंग ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप
and leader is not as simple as it may appear to be. इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है. कहते हैं it is obligatory for every manager to study thoroughly the working pattern of informal relationship. इनफॉर्मल को thoroughly स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि सर कभी कभी इनफॉर्मल जो पैटर्न है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बन जाता है, प्रॉब्लम. आगे चले, चलिए हो गया, हम लोग शॉर्ट में देख लिए. अब फॉर्मल किसको कहते हैं, क्योंकि यहां से मैनचेस्टर बर्नार्ड ने क्या डिफाइन किया है, और ये सब आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बन सकता है. चले आइए आयुष, चलो पढ़ो. कॉन्शियसली पर्सन, रुको रुको, चलो कुमकुम बताओ तो, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड फॉर्मल कोऑर्डिनेशन क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं. वेरी गुड. और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कॉन्शियसली है, आप अवेयर हैं, आपको पता है वो सीनियर है, आपके सीनियर के आने का टाइम हो गया, आप मैनर से बैठ जाते हैं, आपको 5 बजे आंसर देना, आप दे देते हैं. लेकिन अगर फ्रेंड्स टाइप से होता, अच्छा कल ले लेना ना यार, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, परेशान हैं, घर का कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग काम नहीं कर रहा है. लेकिन क्या आप ये बोल पाते हैं, और फॉर्मल में नहीं, वहां कोऑर्डिनेशन कॉन्शियसली चलती है. लेकिन इनफॉर्मल में ठीक है यार, है ना. आगे चलिए. वेल डिफाइंड जॉब्स, वेल डिफाइंड है, पोस्ट वेल डिफाइंड है, अथॉरिटी वेल डिफाइंड है, किसका कितना पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड है, और जवाबदेही, भैया जवाब किसको देना है ना. जवाबदेही क्लियर है कि नहीं है. उस एरिया में कुछ क्राइम होता है तो सिपाही से नहीं पूछते, भैया दरोगा से पूछा जाएगा, एसएचओ भाई साहब से पूछा जाएगा, आप दीजिए. स्कूल में जब कुछ हो जाता है, कोई भी घटना होती है, तो प्रिंसिपल साहब से पूछा जाता है ना. आपको क्या लगता है, कि उनसे पूछा जाएगा, टीचर से पूछा जाएगा, स्कूल में नहीं. जवाबदेही किसकी है कैंपस के अंदर. पेरेंट्स ने बच्चों को किन को देकर गए, टीचर्स को नहीं, उन्होंने स्कूल को दिया. स्कूल किसके कंट्रोल में है, तो प्रिंसिपल साहब के कंट्रोल में. उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी. चले दोस्त आगे. हाँ, तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की महक क्या है. आप क्या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है. पहला दोस्त, वेरी गुड, पर्पस, पर्पस शेयर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव शेयर हो रहा है. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ड अराउंड 4 की पिलर. ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है सर. 4 की पिलर क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस, मतलब स्केलर चेन है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको अपने सीनियर से बात करना है तो हम अपने सीनियर से बात करेंगे, ये अपने सीनियर से बात करेंगे, और ये इनसे बात करेंगे. ऐसा नहीं कि मुंह उठा के सीधे पहुंच गया. प्रॉपर स्ट्रक्चर है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वर्क पे प्रॉपर कंट्रोल है सर. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आपको सबसे पहले तो एसेंस समझिए. एसेंस का मतलब कि कौन सा कैरेक्टर है जो देख के फील हो जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल है. सबसे पहला बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहां आराम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आर विलिंग टू एक्ट, शेयर अ पर्पस. कितने पिलर हैं, 4 पिलर हैं. दिमाग में सेट कीजिए. हम लोग इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे, रिवीजन. अभी पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, एक बार दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि एक बार में आप सोचेंगे ना कि दिमाग में अट जाए तो ऐसा नहीं, टाइम लगेगा. आगे बढ़े. चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन.
देखिए पहला कैरेक्टर जो हमको दिखा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन क्रिएट करता है? टॉप मैनेजमेंट। या पहले भी पढ़े हो, देखना नया कुछ नहीं है, सब रिपीट होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब द रिलेशनशिप, सही बात है, कौन सीनियर कौन सबऑर्डिनेट, ये आप नहीं डिसीजन लेते, ये टॉप टीम लेती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉन्शियसली डिजाइन टू इनेबल द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। क्योंकि देखिए दोस्त, एचआर जो एचआर टीम होती है उन्हें पता है कौन किस लायक है, कौन क्या काम कर सकता है, किसकी कितनी काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क क्या कर दिया जाता है, डिजाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हमको भैया क्या चाहिए? जॉब परफॉर्मेंस। आप हमारे यहाँ कितना बेहतर हो, बाहर आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिंपल सर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल आर फिटेड इनटू जॉब, हर आदमी को एक पोस्ट पे फिल कर दिया गया है, एक पोजीशन दे दी गई है, एक वर्क असाइन कर दिया गया है, किसी को मैनेजरियल डिसीजन लेने दे दिया गया है। सिंपल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से बंधा हुआ है? रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स, है ना। देखते हैं सरकारी दफ्तर में क्या होता है, आपका फाइल आगे बढ़ा दिया गया है साहब, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते टॉप टीम से, आपकी फाइल चली गई है, यही होता है ना दोस्त, बढ़ा दिया गया, कल आइएगा, परसों आइएगा, आपका फाइल भेज दिए ऊपर। अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी काम रुका हुआ है, सरकारी ऑफिसर में यही सब ना होता है दफ्तर में। क्यों? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चीजें फॉर्मली बात होंगी, आप कभी भी अपना समस्या टॉप को बता ही नहीं सकते, है ना। आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, बेचारा जो एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत परेशान है, उसका पासबुक नहीं मिल रहा है, उसको पासबुक हैंड ओवर नहीं करते हैं पोस्ट मास्टर, मैच्योरिटी अमाउंट आगे पीछे कर दिया जाता है, एकदम कड़वा सच है सर। और बेचारा कंप्लेन करता भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंप्लेन कहां तक करेगा, पोस्ट ऑफिस नहीं करेगा, सब तो मिले। नेक्स्ट टाइम, क्लियरली डिफाइंड, है ना, पोजीशन, पावर, जिम्मेदारी, जवाबदेही क्लियरली डिफाइंड। भाई हम किससे जवाब लेंगे, कौन जवाबदेही है, कौन आंसरेबल है, किसे धरा जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपने जस्ट इस पॉइंट को पढ़ा है, प्रिंसिपल के अंदर स्पेशलाइजेशन को भी पढ़ा, अथॉरिटी को भी पढ़ा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली इम्पर्सनल, सर ये इम्पर्सनली सोचता है, चीजों को पर्सनली जाकर नहीं देखेगा, है ना, वो सेंटिमेंट्स का यहाँ कोई जगह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो सेंटिमेंट्स, बी प्रोफेशनल, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म फॉलो होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कैसा रिलेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। तो क्या सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने फायदे हैं? हाँ, कुछ अपने फायदे भी हैं, कुछ अपने नुकसान भी हैं। चलो दोस्त, तो जल्दी से क्या क्या एडवांटेज है एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिए, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम आपको जितना बताएं उसी में से आपको मिलेगा, और नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। पढ़ो वन बाय वन सभी। मतलब हीट हो जा रहा है ना। आप लोग नहीं है तो उधर बैठ जाइए। फर्स्ट वाला डिसएडवांटेज में, हाँ देखिए ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन सेंटिमेंट्स, आपकी भावनाओं को यहाँ नहीं देखा जाता,
काम मतलब काम, आप किसी चीज से परेशान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी दिक्कत में है वो आपका निजी समस्या है, समझ रहे हैं? कुमकुम जॉब कर रही है, कुमकुम का ब्रेकअप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को इससे मतलब नहीं, समझ रहे? और बताओ, सब क्लियर है ना? नया कुछ लगा? बस हम आपका अरमान पूरा कर दिए, देखिए कितना। चले आइए एक बार इनफॉर्मल की तरफ चलते हैं। देखिए इनफॉर्मल होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई संस्था नहीं होती, एक फ्रेमवर्क है, एक रिश्ता है, एक ढांचा है। refers to relationship between people in the organization based on personal attitude, emotion, prejudice, like, dislike पर बनता है। अब देखते हैं दोस्ती कब होती है, सामने वाला अच्छा लगा दोस्ती होगी। आप कभी नोटिस किए हो बदमाश की दोस्ती बदमाश के साथ, शरीफ लोग जो है उनकी दोस्ती अपने ही नेचर के लोगों के साथ। अब देखिएगा नेचर बहुत हद तक मैच करता है दोस्ती में। आप भी एकदम शांत स्वभाव के हैं तो आपकी दोस्ती भी वैसे ही आदमी से होगी। अशांत लोगों की दोस्ती भी किनके साथ है? अशांत। तो इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है वो पर्सनल एटीट्यूड के कारण, लाइक डिसलाइक के कारण, इमोशंस के कारण। इमोशनली वीक लोगों की दोस्ती भी इमोशनली वीक लोगों के साथ ही होती है ना? और यही जब कभी कभी गलत अटैचमेंट हो जाती है तो दोस्ती नहीं चलती। एक समय के बाद दोनों को रियलाइज हो जाता है नहीं ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं। नेक्स्ट चला जाए, चलिए चलिए कंटिन्यू कीजिए, हमको कितना बुलवाइएगा। हाँ, ये रिलेशनशिप किसी प्रोसीजर और रेगुलेशन से क्रिएट नहीं होता। चलिए सोशल ग्रुप, आप देखना स्कूल में, आपने अपने स्कूल में कभी नोटिस किया है कुछ कुछ टीचर्स का अपना ग्रुप चलता होगा, है ना? अब कुछ कुछ टीचर एकदम आउट ऑफ ग्रुप होंगे, आते होंगे पढ़ाते होंगे घर जाते होंगे, किसी से मतलब नहीं। कुछ कुछ टीचर का अपना ग्रुप बन जाता है, गैंग बन जाता है। हाँ, तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा ना हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जेंट्स टीचर का भी अपना ग्रुप हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैथ्स वाले सर का इंग्लिश वाले सर के साथ अच्छा बॉन्डिंग है तो दोनों मिलके ना अपना कोचिंग खोल लेते हैं, ऐसा नहीं को होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल जितना बड़ा होगा वहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है ना? चलो ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं, दिस ग्रुप में भी बेस्ड ऑन टेस्ट, लैंग्वेज, कल्चर, उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कल को इंडिया के बाहर कहीं जॉब करने गए, वहां कल आपको कोई दो बिहारी मिल गए, अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि वो भी हिंदी भाषी है। ये ह्यूमन नेचर है सर, ये हो जाता है। तो दिस ग्रुप्स आर नॉट प्री प्लान्ड, ये कोई प्री प्लान्ड नहीं होता सर, ये अपने आप बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है ना? कभी कभी आप जिस दुकान पे चाय पीने जाते हैं, चाय वाले से भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, वो भी वेट कर रहा होता है, आप 2 दिन नहीं जाते, पूछते भैया नहीं आए थे चाय पीने, क्या बात है सब ठीक है ना? तो इनफॉर्मल कुछ लोग हैं वो आए पिए गए, उनको भी मतलब नहीं उसको भी मतलब नहीं, बोल रहे हैं हम, गला सूख रहा है मेरा, पानी ढक कर रही है, देख रहे हो नाटक, देख रहे हो उसका। चलो हाँ हाँ, अच्छा क्या मैनेजर बोलते हैं अरे तुम लोग दोस्ती कर लो जी, चार चार पांच पांच लोग ग्रुप बना लो? नहीं सर, अनप्लान्ड है सर, ये अराइज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप को क्या करता है सर, स्टेबलाइज करता है, क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर जेंट्स काम कर रहे हैं और चार पांच लड़कियां हैं या महिलाएं हैं,
वो 4-5 का अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सोशल बॉन्डिंग बन जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है सर। इंसान तो क्या सर, जानवर तक इनफॉर्मल हो जाते हैं, जानवर तक भी सर झुंड में रहते हैं। आप बंदर को देख लीजिए, आप कभी कभी रोड पर देखिएगा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो भी 2-4 ग्रुप बना के बैठे होते हैं सर। तो ये नेचर है सर, ये साइकोलॉजी कुदरत ने दिया है। नॉट बेस्ड ऑन रूल्स, ना तो ये किसी सिद्धांत पर है, ना रेगुलेशन पे है, ना प्रोसेस पे है, बस। चलिए, इनफॉर्मल कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में नहीं देता, ठीक है। ये एक कॉमन टेस्ट पर है, लैंग्वेज पर है, कल्चर पे है, किसी भी चीज पर है। तो मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ओवरलैपिंग, है ना। फिर मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री होता है। मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल, हाँ, तब इच्छा से, इट अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। आप देखिए ना, बहुत बार स्कूल कॉलेजेस से जब आदमी पैदल निकलता, जिनका घर बगल में रहता था, जो पैदल जाते थे, तो आप नोटिस कीजिएगा जो लोग साथ चलते चलते टाइम के बाद ना एक बॉन्डिंग हो जाती थी, और स्कूल से निकलेंगे और वेट करेंगे, 4-5 स्टूडेंट साथ हो गए, वो लोग जो रेगुलर आ रहे हैं, बात करते करते सब लोग अपने घर की तरफ। अब कभी स्टूडेंट्स को देखिएगा, वो दौर याद कीजिए, कोचिंग से निकले, एक ही लोकेलिटी के 4-5 है, सब धीरे धीरे साइकिल चला रहे और आपस में गप करते हुए चले जा रहे हैं। तो सर ये क्या था, इनफॉर्मल ही तो था, एक अच्छे बॉन्डिंग के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमको नहीं लगता इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम है, ये क्लियर होगा। तो आते हैं, इनफॉर्मल का अपना कोई बेनिफिट्स है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बेनिफिट्स भी है। इट ब्लेंड्स विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कहता है इट ब्लेंड्स विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव। पर्सनल रिश्ते जितने अच्छे होंगे, फॉर्मल भी अच्छा होगा, और इम्पर्सनल अगर खराब होने लगा सर, उसका असर फॉर्मल पे भी क्या होता है, दिखने लगता है। चलिए नेक्स्ट। स्क्रीन लैग कर रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है, मैनी थिंग्स विच कैनॉट बी अचीव थ्रू फॉर्मल कैन बी अचीव थ्रू इनफॉर्मल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मल से हम तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इनफॉर्मल से कर। आप देखिएगा शार्क टैंक इंडिया का जो आजकल शो है, उसमें आपने बहुत बार नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो पूछा जाता है तो पता चलता है ये लोग फ्रेंड्स हैं, पहले से जुड़े हुए, पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एक इनफॉर्मल रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि वो उसने इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मल रिलेशन, पार्टनरशिप धंधा। कभी सोच कर देखिएगा सर, जब आप और हम एक दूसरे को पर्सनली जानने लगते हैं, तब हम डिसीजन लेते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ तो अच्छा है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की बातें मानते हैं, होता है ना जी तुमको। चलो नेक्स्ट। केयरफुली, देखिए इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना, ये मैनेजर को प्लान एक्ट मोर केयरफुली, क्योंकि इनफॉर्मल कभी कभी फॉर्मल पे स्ट्रांग होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और मैनेजर एक को निकालना चाहते हैं, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली खराब लगने लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है ना। तो ये चीजें हैं, किसी एक की कंप्लेन होगी तो ऑटोमेटिकली उसको पता चलेगा, तो वैसे केस में मैनेजर थोड़ा अटेंटिव हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, इसको हमको समझाइएगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए, जब वहां बेहतर बॉन्डिंग होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाना भी अच्छा लगता है। वो दिन याद कीजिए, स्कूल डेज, जब स्कूल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे, तो हम लोग एक दिन भी अगर स्कूल नहीं जाए तो लगता था कि आज उनको मिस कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल रिश्ता इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे वर्क पे। बच्चा स्कूल पहुंच रहा है क्योंकि सभी दोस्त आ रहे हैं, है ना? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। पर्सनल बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उसका इफेक्ट जॉब पर दिखेगा। आप जॉब से खुश है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब वो आप पहुंचते हैं ना, 8 घंटे 9 घंटे उनके साथ रहते हैं, अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय, अपने कलीग्स के साथ, तो आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको सफोकेशन नहीं लग रहा है उनके बीच। इसीलिए इंटर बॉन्डिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये पॉइंट हम लोग पढ़े डी वाला। अच्छा, ये इसको समझ लेते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन act as a mean by which worker achieve a sense of security and belonging। अपनापन आता है सर, क्या आता है? अपनापन आता है। जैसे एक छोटा सा आपको स्टोरी बताते हैं, ऐसे रियल लाइफ का नहीं, बट एक उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा सीरीज है, फेसबुक पे ये सीरीज था, आपने भी देखा है कि नहीं। एक मैनेजर रोज आते थे और जाते समय प्यून को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाल चाल लेते हुए चले जाते। एक दिन ऑफिस में इत्तेफाक से सब लोग निकल गया और वो वेट कर रहा है कि आज सर नहीं निकले अभी तक। जब कुछ लेट हो गई तो वो देखने गया तो पता चला कि कुछ गेट ऑटोमेटिक लॉक हो चुका था या कुछ घटना थी। वो तुरंत उनका मदद करता है, हेल्प करता है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस एग्जाम्पल से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पर्सनल बॉन्डिंग, कि सर रोज चाहते हैं, जबकि वो बॉस हैं, ये वॉचमैन है, तब भी इसको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, 2 मिनट रुक के हाल चाल लेते हैं। अभी तक गए नहीं, एवरीथिंग इज ओके, सब निकल गया, वो कहाँ है? वो देखने जाता है तो देखता है कि वो बीमार है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है सर, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, जैसे हम लोग का स्कूल डेज जो बीता है उसमें स्कूल आना एकदम मस्त था। क्यों भैया? स्कूल में जो एंटरटेनमेंट है वो कहीं नहीं, फ्रेंड्स है, इतनी हंसी मजाक, इतना अच्छा बॉन्डिंग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सोचिए, ये इम्पर्सनल चीजें बच्चे को एवरीडे स्कूल के लिए कंपेल कर रही। अब जाहिर सी बात है, आप क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, सीख भी रहे हो, तो फॉर्मल चीजें भी, प्रोडक्टिविटी भी हो रही है, साथ साथ में इनफॉर्मल रिश्ता भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, वेरी गुड। तो कहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द ग्रुप मेंबर टू अटेंड द स्पेसिफिक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल, एक दूसरे को प्रॉब्लम है, लोग सपोर्ट करते हैं, मानसिक सपोर्ट करते हैं, मेंटल सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं। किसी के साथ कोई हादसा हो गया परिवार में, वो वीक है, लेकिन उसको सब लोग ऑफिस में रोज समझाते हैं, उसको अच्छा लगता है, थोड़ा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना यार। तो इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाता है। कोई, आप देखे होंगे फेसबुक पे ये सब सीरीज, और अच्छा भी लगता है देखकर, छोटे छोटे सीरीज बनाए जाते हैं। एक स्टाफ है, फाइनेंशियली परेशान है, सभी लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन करके उसकी मदद कर देते हैं। क्योंकि देखिए, एक आदमी उसको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा भी दे दिए तो एक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना? चलिए, वेरी फास्ट। चलिए, जैसे अपने जेएमबी के ग्रुप में, जवाहर नवोदय विद्यालय वाला ग्रुप देखिएगा, भले कोई भी पास हो गया हो भैया, कितने भी सीनियर है, किसी को कहीं मदद की जरूरत होती है, हर कोई रेडी है। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मल रिश्ते में भी उससे पहले इनफॉर्मल है, लोग 6-7 साथ में रहा है। तो 6 ईयर जब आप एक ही जगह खाते हैं, एक ही कैंपस में रहते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाती है? अटैचमेंट हो जाती है। नहीं भैया, भले आप भाई फीस नहीं जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अरे ये हमारे ही स्कूल के हैं, आप तुरंत उसको मदद भेजवा देते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है तो फाइनेंशियल, अगर सोर्स अप्रोचेस की जरूरत होती है तो आप वो हेल्प करते हैं। चलिए, कहता है इट सर्व एज एन एजेंसी फॉर सोशल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना? चलिए,
और आई भी देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़ेंगे, ये भी तो इजी ही है। इट एक्ट एज अ सेफ्टी वल्व फॉर द इमोशनल प्रॉब्लम एंड फ्रस्ट्रेशन। आप एग्री हैं इस बात से? हाँ सर, दोस्त होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आप अपने फ्रेंड से ही शेयर कर पाते हैं, ठीक है? हाँ, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं। आपको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो आपके कलीग्स, आपके टीम मेंबर आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मेंटली आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करते हैं। चला जाए, क्योंकि असली दोस्त की पहचान तो उसी टाइम पर ही होती है। हाँ, क्योंकि अच्छे समय में तो सब लोग हैं, बुरे समय में जो है वही तो अच्छा दोस्त हुआ ना। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से एक बार गो थ्रू करो तो। ये भी अपना वीवीआई टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर देखेंगे, अभी उस पर नहीं जाना है। अभी पहले ये टॉपिक देखो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का क्या बेनिफिट है? डिसीजन मेकिंग का ऑब्जेक्टिव बना था, तुमको बनाई थी, बन रहा था, पढ़ाए थे तो ठीक। रुक रुक के बन रहा था कि एकदम हल्का? 80%, 80% प्रॉब्लम हुआ कि 20% बन गया? 20% चलो ठीक। आगे बढ़े हम लोग, आइए। तो हम लोग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है?